मैक्रोसिटिक एनीमिया, ठीक है। इसमें पिछली बार कहां तक पहुंचे थे, किस किस चीज से, किस किस की डिफिशियंसी से होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया? विटामिन B12 और फोलिक एसिड, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज समझनी है, मैक्रोसिटिक का मतलब क्या हो गया? आरबीसी का जो साइज है दैट इज बिग, ठीक है। कितना बड़ा, कितना बड़ा? नहीं, टेम्पोरेटर में बताइए, टेम्पोरेटर में कितना बड़ा? नहीं, मोर देन 96 अगर हम बोल रहे हैं तो दैट इज मैक्रोसिटिक, ठीक है। अब MCV मोर देन 96 को मैक्रोसिटिक, ठीक है। अब इसके बाद पिछली बार हम लोगों ने B12 फोलिक एसिड के बारे में बात करेंगे। B12 किस फॉर्म में होता है? B12 किस फॉर्म में होता है? कोबैलामिन, ठीक है, कोबैलामिन के फॉर्म में होता है B12 जो है। और बार क्योंकि हम एनिमल प्रोडक्ट से ज्यादा इसको लेते हैं तो प्रोटीन बाउंड होता है, ठीक है। तो B12 कोबैलामिन के फॉर्म में होता है और प्रोटीन बाउंड होता है, ठीक। जैसे ही हम B12 को अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, सलाइवा में एक आर बाइंडर नाम के प्रोटीन्स होते हैं, वो एक्टिवेट कर जाते हैं। आर बाइंडर नाम के प्रोटीन्स होते हैं, वो एक्टिवेट कर जाते हैं। आर बाइंडर्स इसके पीछे पीछे लग जाते हैं, B12 के पीछे पीछे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये कहां पहुंचता है? स्टमक में। अभी ये किससे बाउंड है? प्रोटीन से, ठीक है। स्टमक के अंदर ये प्रोटीन से बाउंड है, लेकिन क्योंकि स्टमक में क्या होती है, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स ये होती हैं, ठीक है। पैराइटल सेल्स होती हैं और सी सेल्स होती हैं। तो क्या काम होता है पैराइटल सेल्स का? हाँ जी, नहीं, पैराइटल सेल्स का काम होता है क्या? पेप्सिन रिलीज करना, ठीक है। सॉरी, चीफ सेल का काम होता है पेप्सिन रिलीज करना, ठीक है। जो चीफ सेल्स होती है उसका काम होता है पेप्सिन रिलीज करना, और जो पैराइटल सेल्स होती है उसका काम क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl। तो HCl और की प्रेजेंस में पेप्सिन जो होता है इसको तोड़ देता है, जो प्रोटीन होता है, ठीक है। और फिर कोबैलामिन क्या होता है? बाहर आ जाता है। फिर इसके बाद अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी आ गया और ये भी हो गया। जैसे ही ये बाहर आता है तो इसको, इसके पीछे जो है कौन लगा हुआ था शुरुआत से? आर बाइंडर। आर बाइंडर इसको पकड़ लेता है, आर बाइंडर कोबैलामिन को तुरंत अपने साथ पकड़ लेता है। ये ड्यूडेनम में पहुंचता है। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है? ड्यूडेनम में किसकी डक्ट होती है? पेनक्रियास की डक्ट होती है, ठीक है, पेनक्रियाटिक डक्ट होती है। फिर यहां पर वो जो डक्ट होती है उससे क्या निकलता है? क्या निकलता है उससे? क्या निकलता है? नाम बताओ। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं जिनका भी नाम होता है प्रोटीएजेस, ठीक है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं जिनका भी नाम प्रोटीएजेस होता है, प्रोटीएजेस। ठीक है, ये प्रोटीएजेस क्या करेंगे? जो आर बाइंडर के साथ कोबैलामिन बाउंड है, ठीक है, उसको तोड़ देंगे, आर बाइंडर को लाइस कर देंगे, लिसिस कर देंगे आर बाइंडर। कोबैलामिन क्या होगा? बाहर आ गया, अकेला हो गया फिर से। अब साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज हुआ था, है ना? इंट्रिंसिक फैक्टर किसने रिलीज किया था? पैराइटल सेल्स। इंट्रिंसिक फैक्टर अभी भी जो है, जैसे ही वो उसका साथ छोड़ेगा आर बाइंडर का, वैसे ही इंट्रिंसिक फैक्टर इसको पकड़ लेगा, ठीक है।
जैसे ही आर बाइंडर इसका साथ छोड़ेगा वैसे ही इंट्रिंसिक फैक्टर इसको पकड़ लेगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर ने इसको पकड़ लिया, कोबैलामिन। अब कोबैलामिन को ये लेते हुए इलियम में आएगा। यहां पर इलियन सेल है, इलियन सेल्स में एक जगह पर रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स का नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर, ठीक है। इनका नाम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर। नाम ही इंट्रिंसिक फैक्टर रिसेप्टर है, मतलब कि यहां इंट्रिंसिक फैक्टर आया। अब इंट्रिंसिक फैक्टर यहां पर कोबैलामिन को लेकर के आता है, ठीक है, और क्या होता है, इससे बाइंड कर जाता है। जैसे ही इससे बाइंड करेगा वैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और क्या होगा, एंडोसाइटोसिस वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस में ये इसके थ्रू अंदर चला जाएगा कोबैलामिन, ठीक है। और ये जैसे ही इसके अंदर जाता है कोबैलामिन, तो वहां पे क्या होता है इसके साथ, ये जो तुम्हारा इंट्रिंसिक फैक्टर है ये डिके कर जाता है, ठीक है। और जो कोबैलामिन है वो फिर से आपका अकेले हो जाता है। ये इलियन सेल के अंदर पहुंच गया। अब इसको हमें इलियन सेल से कहां लेके जाना है, कहां जरूरत है इसकी, सर्कुलेशन में, ठीक है। अभी तो इलियम में, इलियन से हमको कहां लेके जाना है, सर्कुलेशन में, ठीक है। इलियम से हमको इसको सर्कुलेशन में लेके जाना है। अब रीजन क्या है, अंदर कोबैलामिन फिर से अकेले हुआ है। अब जैसे ही कोबैलामिन अकेले हुआ है वहां पर जो है कौन आएगा, ट्रांसकोबैलामिन, ठीक है। ट्रांसकोबैलामिन कौन सा, 2, ट्रांसकोबैलामिन 2 आता है। अब ट्रांसकोबैलामिन 2 का काम क्या होगा, इसके साथ ट्रांसकोबैलामिन 2 इसका काम क्या होगा, हाँ, सर्कुलेशन में लेके जाने का, मतलब ट्रांसफर करने का। इसको ट्रांस नाम ये B12 को सर्कुलेशन में लेकर के चला जाए, ठीक है। इससे नाम है ट्रांसकोबैलामिन। अब यहां तक तो ये लेकर के आ गया। अब इसके बाद यहां से इसको जो है, इसको लेकर के जाना कहां पर होगा, सेल्स के अंदर, बोन मैरो के अंदर, या फिर किसी भी सेल के अंदर, जीआई सेल हो गई या फिर आपकी कार्डियक सेल्स हो गई, बॉडी में कोई भी सेल अगर है तो उसके अंदर ले जाने के लिए यहां से सर्कुलेशन से ही लीटर मिल जाएगा। क्योंकि ग्रोथ, डीएनए रिपेयर, डीएनए का जो है रेप्लिकेशन, ठीक है, न्यूक्लियस का रिपेयर, न्यूक्लियस का रेप्लिकेशन, ये सारा इसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब यहां से इस पे जो है एक रिसेप्टर होता है, ठीक, यहां पर एक रिसेप्टर होता है। इस रिसेप्टर का नाम होता है क्या, सेल, कोई भी सेल मैंने ले ली, बॉडी की कोई भी सेल है, मान लीजिए जीआई सेल है, ठीक है। तो ये जीआई सेल अगर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल है, तो इसमें जो है हर जीआई सेल में और हर आरबीसी में और इसी तरीके से हर डब्ल्यूबीसी में, इसी तरीके से हर प्लेटलेट में जो सेल होती है, जितनी भी सेल्स होती हैं, जो भी स्टार्ट हो रही होती है बनना, फॉर्मेशन होना जिनका चालू हो रहा होता है, उनमें हर सेल में रिसेप्टर्स होते हैं। 2 तरीके के रिसेप्टर होते हैं, एक होता है ट्रांसकोबैलामिन रिसेप्टर, ठीक है, ट्रांसकोबैलामिन रिसेप्टर, और एक होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसेप्टर। ये पूछोगे टेट्राहाइड्रोफोलेट कहां से आ गया, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसेप्टर, 2 रिसेप्टर्स होते हैं, एक ट्रांसकोबैलामिन रिसेप्टर और एक होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसेप्टर।
अब ये टेट्राहाइड्रोफोलेट हमने B12 को बताया था, फोलिक एसिड का तो बताया नहीं था। फोलिक एसिड जो होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सेल्स होती हैं उनमें जो है रिसेप्टर्स होते हैं, फोलिक एसिड रिसेप्टर्स, उनके पास आते हैं। ठीक है, फोलिक एसिड रिसेप्टर्स इनका जो है, और बेसिकली जो हम लोग फोलिक एसिड अपनी बॉडी में लेते हैं वो क्या होता है, पॉलीग्लूटामेट फॉर्म होता है। ठीक है, फोलिक एसिड जो हमारी बॉडी में होता है दैट इज इन पॉलीग्लूटामेट फॉर्म, मतलब बहुत सारे ग्लूटामिक एसिड के जो है एंड्स होंगे उसमें। ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये सर्कुलेशन में भी नहीं जा सकता है। सर्कुलेशन में ले जाने के लिए इसको और एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले तो हमें इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन कराना है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको पॉलीग्लूटामेट से इतने सारे जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है इनके इतने सारे रेसिड्यूज है जो पॉलीग्लूटामेट से इसको मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉलीग्लूटामेट से मोनोग्लूटामेट। तो इसमें इसके लिए एंजाइम होता है, इन्हीं पर स्मॉल इंटेस्टाइन्स पे जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन की सेल्स होती हैं उनमें एंजाइम होता है, उसका नाम होता है कॉन्गोलेज। ठीक, ये एंजाइम स्पेलिंग नोट कर लो, CONGUGASES। ये एंजाइम क्या करता है, पॉलीग्लूटामेट से इसको मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट करता है। अब ये मोनोग्लूटामेट में कन्वर्ट होने के बाद कहां जाएगा, सेल के अंदर। ठीक है, कौन सी सेल के अंदर, GI सेल के अंदर। जैसे ये भी था ना, आइलेट सेल के अंदर गया, सीधी भी दूसरे तरीके से आइलेट सेल के अंदर चला गया। अब जैसे ही आइलेट सेल के अंदर गया, वहां पर क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट को क्या हो जाएगा, उसको एक मिथाइल ग्रुप पकड़ लेगा। ठीक है, मिथाइल ग्रुप टेट्राहाइड्रोफोलेट है, टेट्राहाइड्रोफोलेट को मिथाइल ग्रुप पकड़ लेगा, CH3 मिथाइल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये जो मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये आपका जो है सर्कुलेशन में चला जाता है, और सर्कुलेशन से ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट फिर आपका जो है इसमें जाता है सेल्स में, टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसेप्टर से सेल्स। अब सेल्स के अंदर कैसे क्या होता है इसको समझने के लिए गहरा दें, वैसे भी समझ में नहीं आ रहा। क्लियर है तक, क्लियर क्लियर और क्लियर क्लियर। ये एक सेल हमने बनाई। अब दो चीजें हैं, ट्रांसकोवैलामिन रिसेप्टर से B12 अंदर चला गया। ठीक है, ट्रांसकोवैलामिन रिसेप्टर से ये B12 अंदर चला गया, और टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसेप्टर से वो अंदर चला गया। टेट्राहाइड्रोफोलेट रिसेप्टर से टेट्राहाइड्रोफोलेट चला गया। ठीक है, फोलिक एसिड, और ये जो फोलिक एसिड है किससे बाउंड है, मिथाइल। ठीक है, दिस इज मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक, अब इसके अंदर जो है पूरी इसकी साइकिल आपको समझनी है। टेट्राहाइड्रोफोलेट
और B12 एक दूसरे के पास आएंगे और दूर चले जाएंगे। और क्या करेगा, क्या होगा, एक कार्बन ग्रुप, ठीक है, एक कार्बन ग्रुप इधर चला जाएगा B12। टेट्राहाइड्रोफोलेट तब तक काम नहीं कर सकता जब तक इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, जब तक ये मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बना हुआ है ये तब तक काम नहीं कर सकता है। तो मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम है, ठीक, मिथाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा, नाम ही मिथाइल ट्रांसफरेज, ये ट्रांसफर का काम करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा, मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करेगा। और ये मिथाइल ग्रुप कहां चला जाएगा, कोई तुम लोगों को कभी कोई स्पाज्म हुआ है कमर अमर में, कभी कुछ दर्द हुआ हो, चोट लगी हो किसी को, घर में किसी को लगी हो, कभी कोई हड्डी के डॉक्टर के पास जाना पड़ा, आज तक नहीं जाना पड़ा, इसीलिए नहीं मालूम कि उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं मिथाइल कोबैलामिन। मिथाइल कोबैलामिन का नाम सुना है, मिथाइल कोबैलामिन अक्सर देखते हो डॉक्टर लोग दवाई देते हैं, मसल रिलैक्सेशन देते हैं, उसमें मिथाइल कोबैलामिन भी होता है, यही मिथाइल कोबैलामिन, ठीक है। अब B12 क्या बन गया, मिथाइल कोबैलामिन, इसके पास मिथाइल ग्रुप चला गया और ये अकेला हो गया टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। अब फोलिक एसिड पर आते हैं। फोलिक एसिड का यहां से ये हिस्सा अभी यहां पे लोग देखते हैं, फोलिक एसिड का काम क्या है। फोलिक एसिड क्या करेगा, जा करके रिएक्ट करेगा किससे, सीरीन से, सीरीन के पास जाएगा और सीरीन जो है इससे टच होते ही ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, सीरीन कन्वर्ट टू ग्लाइसिन। और जो फोलिक एसिड होगा इसके ऊपर एक ग्रुप आ जाएगा, उसका नाम क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, फिर से, ठीक है, CH2, सॉरी ये सीरीन के पास गया, सीरीन से ग्लाइसिन में हो गया और उसके बाद इसको एक कार्बन एटम, इसको एक कार्बन ग्रुप इसको ऐड कर दिया, ठीक है, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है जो एक कार्बन ग्रुप के साथ है, ये अब इसका काम क्या होता है, ये जाता है DUMT, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट को किसमें कन्वर्ट करता है, DTMT में, ठीक है, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, समझ लो कैसे कन्वर्ट करता है। ये जो इसके पास कार्बन ग्रुप है ये इसको यहां पे ट्रांसफर कन्वर्ट करता है। इसका मैकेनिज्म ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में किसका काम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में किसका काम होता है, एक होता है AGTC, ये मालूम है, इसके अपोजिंग ग्रुप कौन सा होगा, TCAG, इसके अपोजिंग होगा TCAG, ठीक, ये जो थाइमिन होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है इस चीज में, डीएनए को जो है रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब नया स्ट्रैंड डीएनए, ये यहां से ये हुआ, फिर रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये हुआ, ये दोनों अलग हो गए, ठीक है, ये दोनों अलग हो गए डीएनए पॉलीमरेजेस से, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहां पर जो है, जो इसका जैसे मान लो ये स्ट्रैंड, इधर वाला जो स्ट्रैंड है ये है TCAG है, और इसको जो है क्या चाहिए, फिर क्या इसको चाहिए होगा AGTC,
ये जो टी चाहिए होगा इसको, ये वाला, अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो ये नहीं मिलेगा, और अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा। और अगर ये नहीं मिलेगा तो क्या बनेगा, आरएनए का तो रेप्लिकेशन होगा लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। सारा खेल क्या है, मैच्योरिटी का। ठीक है, ये चीज यहां पर रुक जाती है। अगर ये नहीं होने पाया तो फिर थायमीन नहीं बनेगा और ये रुक जाएगा। अब ये चीज पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद जो ये तुम्हारा डीटीएमपी होता है, अच्छा डीयूएमपी से डीटीएमपी के लिए भी एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, उस एंजाइम का नाम क्या होता है, बताओ। डाईऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट से डाईऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, ये इसका इसमें क्या हो रहा है, थाइमिडीन मोनोफॉस्फेटेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यूरिडीन से थाइमिडीन में कन्वर्ट होने के लिए एक कार्बन एटम को हटाना पड़ रहा है। तो कौन सा एंजाइम होगा, रिडक्टेज, रिडक्टेज, ठीक है, ठीक, इसको क्या कहेंगे, रिडक्टेज, रिडक्टेज एंजाइम। अब ये इतना प्रोसेस हो गया, इतना प्रोसेस हो जाने के बाद डाईहाइड्रोफोलेट जो होगा वो यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, डाईहाइड्रोफोलेट यूज हो रहा था, डाईहाइड्रोफोलेट यहां से सीधे सही सलामत तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम के मदद से ये वापस से अपनी जगह पे जहां से आया था वहीं आकर के ये बैठ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक, जहां से आया है अपना काम करके वहीं पे जाकर के बैठ जाएगा। अब B12 पर आते हैं, ये काम इतना इसने कर दिया, रेप्लिकेशन अगर ये नहीं होगा तो रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं B12 का क्या सिग्निफिकेंस है, जब सब कुछ फोलिक एसिड ही कर रहा था, हमें B12 की क्या जरूरत है, बात ही उठती है, क्यों नहीं जरूरत है, B12 ही तो है जो इसको जो है क्या दे रहा है, इससे क्या ले रहा है, मिथाइल ग्रुप। जब तक मिथाइल ग्रुप इससे नहीं लेगा B12 तब तक B12 क्या होगा, एक्टिवेटिंग नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, B12। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा, B12 से मिथाइल कोबैलामीन, मिथाइल ग्रुप इस पे आ गया तो ये क्या बन गया, मिथाइल कोबैलामीन, और मिथाइल कोबैलामीन से ये वापस से जो है B12 बनेगा। ठीक है, ये वापस से मिथाइल कोबैलामीन से वापस से B12 बनेगा। ये जो इसमें जो एंजाइम यूज होता है उसमें कौन सा नाम होता है, उस एंजाइम का क्या नाम होता है, इस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या होता है, इसका भी नाम होता है मिथाइल ट्रांसफेरेज, इसका भी नाम होता है मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये भी मिथाइल ट्रांसफेरेज है, ये भी मिथाइल ट्रांसफेरेज है, दोनों मिथाइल ट्रांसफेरेज है। तुम देखोगे तो दोनों चीजें जो मिथाइल को ही इधर से उधर पहुंचा रही है। ठीक है, मिथाइल पहले इसने उठाया यहाँ पे गया, फिर इसने यहाँ से लेकर के इधर वापस पहुंचा दिया, और ये मिथाइल ग्रुप किसको दे दिया, इसको मैं हटा देता हूं, ये मिथाइल ग्रुप किसको दे दिया, ये मिथाइल ग्रुप किसको दे दिया, ये मिथाइल ग्रुप किसके पास चला गया, सॉरी उल्टा बात है, यहां पे क्या बनेगा, होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन से जो इसका मिथाइल ग्रुप है वापस तो आया नहीं है, B12 के पास वापस आया नहीं है,
ये मिथाइल ग्रुप कहां चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो होमोसिस्टीन से क्या बन जाएगा? मिथ्योनीन। होमोसिस्टीन से बायोकेमिस्ट्री में बेसिक है यार, मिथ्योनीन बन जाता है ना? ये मिथ्योनीन, ठीक, इसमें मिथाइल ग्रुप आ गया तो ये मिथ्योनीन बन गया। अब यही जरूरी होता है, अगर कहीं पे इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? होमोसिस्टीन के लेवल बढ़ जाएंगे। होमोसिस्टीन क्या होता है? अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, ऑक्लूजन हो सकता है, एथेरोमा फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रोक्स पड़ सकते हैं, सेरेब्रल स्ट्रोक्स पड़ सकते हैं, पेशेंट को इस तरीके की दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए जो है होमोसिस्टीन B12 अगर डेफिशिएंसी है तो होमोसिस्टीन लेवल भी जो है चेक कराया जाता है। आप देखते होंगे कई बार होता है कि डॉक्टर लिख के देता है होमोसिस्टीन। अब फिर दोस्त एक मिनट, अब दूसरी चीज आप लोगों को ये समझने वाली है कि B12 का और जगह क्या फंक्शन है, और जगह B12 क्या करता है? एक सबसे कॉमन जो दिक्कत होती है B12 डिफिशिएंसी की वजह से, वो होती है क्या? न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। B12 डिफिशिएंसी के साथ जब भी पेशेंट आएगा तो क्या बोलेगा कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, साइन प्रॉपर नर्व कंडक्शन नहीं है, शून्यपन है, पैरों में शून्यपन है और थोड़ा सेंसरी मोटर लॉस है। आप उसको बोलोगे हाथ पैर चलाओ तो हाथ पैर चलाने में भी वो दिक्कत करेगा। सेंसरी मोटर लॉस में पूछोगे पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, तो वो भी नहीं बता पाएगा। उसको आप यहाँ पिन चुबाओगे और यहाँ पिन चुबाओगे तो बता ही नहीं पाएगा। आंख बंद करो उसकी और बोलोगे बताओ पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, नहीं बता पाएगा। ये सेंसरी मोटर लॉस क्यों होता है? सेंसरी मोटर लॉस इसलिए होता है कि एक प्रोपेनॉइल कोएंजाइम भी होता है। ठीक, प्रोपेनॉइल कोएंजाइम ए वो कन्वर्ट होता है, अगर B12 है बॉडी में नॉर्मल है तो वो कन्वर्ट होता है एलोइल कोएंजाइम में। और नैनोइल से क्या कन्वर्ट होता है? सक्सिनिल कोएंजाइम में। ठीक है, सक्सिनिल कोएंजाइम, ये सक्सिनिल कोएंजाइम में क्या करता है? कोलिन, कोलिन नाम का कंपाउंड होता है, उसको जो है उसकी सिंथेसिस करता है। तो फॉस्फोफेडाइल कोलिन जब बनता है नर्व माइलिनेशन के लिए, फॉस्फोफेडाइल कोलिन का नाम सुना है आप लोगों ने? फॉस्फोफेडाइल कोलिन होता है, वो जब बनता है तो वो क्या करता है? नर्व शीथ में माइलिनेशन का काम करता है। जो माइलिन्स होते हैं ना, माइलिन्स के बारे में तो जानते होंगे आप लोग, नर्व में माइलिन होता है, ये काम क्या करता है? कंडक्शन का काम करता है, अच्छा कंडक्शन होता है इसकी वजह से। तो ये फॉस्फोफेडाइल कोलिन यही करता है। लेकिन ये अगर डेफिशिएंट है या फिर B12 की डेफिशिएंसी है तो एक एंजाइम होता है जो कि मैनुअल कोएंजाइम में से सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्जन कर रहा है, उसका नाम होता है मैनुअल म्यूटेज। मैनुअल म्यूटेज, स्पेलिंग म्यूटेज, इसको चाहिए होता है काम करने की विटामिन B12। अगर विटामिन B12 नहीं है तो ये जो है काम नहीं करेगा और फिर सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्जन नहीं होगा। और विटामिन B12 भी इसमें जो है एडिनोसिन कोबैलामिन के फॉर्म में काम करता है। विटामिन B12 नॉर्मल कोबैलामिन के फॉर्म में नहीं एक्टिवेट होता है, इसमें एडिनोसिन कोबैलामिन के फॉर्म में एक्टिवेट होता है। एडिनोसिन कोबैलामिन के फॉर्म में एक्टिवेट होता है। अच्छा, इसमें एक टेस्ट होता है, कई बार कई डॉक्टर्स होते हैं
वो लिख देते हैं कि जा करके आप अपना जो है मेलोइक एंजाइम का सीरम मेलोइल एसिड करवा लीजिए, सीरम मेलोइक एसिड करवा लीजिए। वो क्या चीज होती है? अगर विटामिन B12 किसी पेशेंट की बॉडी में नॉर्मल आ रहा है, विटामिन B12 आप भाई सर्कुलेशन में नॉर्मल है, सर्कुलेशन में तो प्रॉपर है, लेकिन अंदर जहां होना चाहिए वहां नहीं है, अब नॉर्मल आ रहा है और लेकिन पेशेंट बोल रहा है हमारे नर्व कंडक्शन लॉस है, ये है। तो विटामिन B12 को एकदम इनिशियल लेवल पर पकड़ने के लिए और डेफिशिएंसी को इनिशियल लेवल पर पकड़ने के लिए इसका अगर आप टेस्ट कराते हैं सीरम लेवल तो सबसे एग्जैक्ट डायग्नोसिस पेशेंट की होती है मेलोइक एंजाइम, इसका सीरम लेवल अगर आप कराते हैं तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस पेशेंट की होती है। तो ये उसमें इसका अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा? इसका लेवल बढ़ जाएगा, इसका लेवल बढ़ जाएगा, इन दोनों का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करते हैं? ये नर्व के माइलिन शीट पे जाकर के बैठ जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? फैटी एसिड्स को जो है, जो फैटी एसिड ही होता है उसको क्या कहते हैं? डीजनरेट करते हैं। वो फैटी एसिड डीजनरेट होते हैं, डीमाइलिनेशन करते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है? कंडक्शन लॉस हो जाता है पेशेंट। तो इनका लेवल बढ़ने से ये दिक्कतें आती हैं, ठीक। और सब्सटेंस क्लोरीन इसीलिए जो है होना बॉडी में जरूरी है, उसके लिए क्या जरूरत है? विटामिन B12, ठीक। तो ये चीज हो गई। अब हम लोग आते हैं सिम्टम्स पे। क्या क्या सिम्टम्स मिलते हैं अगर B12 डेफिशिएंसी? सिम्टम्स सिम्टम्स में आप आएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? पेशेंट अगर आ रहा है तो क्या देखेंगे उसमें? B12 फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के साथ अगर पेशेंट आ रहा है तो उसमें क्या देखेंगे आप सबसे पहले? एनीमिया का पेशेंट है, क्या देखोगे सबसे पहले? पहला, ठीक है, हाथ देखोगे, आंख देखोगे, ठीक है, कंजंक्टिवा देखोगे, पैलेट देखोगे, ठीक है, सबसे पहले पैलेट। दूसरा ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस मतलब जीभ पूरी लाल होगी, ठीक है। ऐसे कभी देखा है? उसी की तरीके से एकदम लाल होगी, मैंने नहीं देखा है, किताब में पढ़ा है, तो वैसे ही जो है लाल होगा। फिर एंगुलर चिलोसिस, एंगुलर चिलोसिस क्या होता है? यहाँ पे, यहाँ ये एंगुलर वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या होगा? इन्फ्लेमेशन, फटा सा होगा, लाल से यहाँ होगा, एंगुलर चिलोसिस। दूसरी चीज एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। आप बॉडी की किसी भी सेल को अगर आप देखोगे तो सब में इमेच्योर न्यूक्लियाई आपको दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए जब भी कभी कोई मुंह के अंदर भी देखोगे छाला पेशेंट लेकर के आया है, तो वो पेशेंट जब भी मुंह के अंदर का छाला लेकर के आता है तो उसका आप जब स्क्रेप साइटोलॉजी करोगे, स्क्रेप साइटोलॉजी समझते हैं क्या होती है? तो स्क्रेप साइटोलॉजी जब आप करोगे तो उसको जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कैंसर की सेल है। और कई बार कई लोग उसको कैंसर दे भी देते हैं, बल्कि वो कैंसर होता नहीं है। क्यों ऐसा लगता है कि वो कैंसर सेल है? क्योंकि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक क्या है? वेरिएशन, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रिवर्सल। साइटोप्लाज्म तो जल्दी मैच्योर हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियस इमेच्योर है, बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, खूब बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई पड़ेगा, ऐसा लगेगा अरे तो कैंसर है। और बल्कि होता क्या है? कैंसर नहीं, B12 डेफिशिएंसी होती है। और पेशेंट को जो है हम लोग डायग्नोसिस दे भी देते हैं, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है कि बॉडी की हर सेल इसी तरीके की हो जाती है। मान लो अगर आपने जो है किसी विटामिन B12 डेफिशिएंट पेशेंट के अंदर, फोलिक एसिड डेफिशिएंट पेशेंट के आपने वो किया, एंडोस्कोपी करी, एंडोस्कोपी करने के बाद उसकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की ब्रश साइटोलॉजी आपने कर ली, ब्रश अल्सर पड़ा ही होगा उसके पेट में, उसकी वजह से भी हो सकता है इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहे और डेफिशिएंसी उसको विटामिन B12 की होगी। पेशेंट आया कंप्लेंट लेके डॉक्टर के पास कि हमको बड़ी सर दिक्कत होती है, पेट में दिक्कत है,
और खाना नहीं पचता है, बड़ी दिक्कत होती है, आप इसका कुछ इलाज करिए। डॉक्टर ने बोला एंडोस्कोपी करनी पड़ेगी। एंडोस्कोपी करी, उसने वहां पे अल्सर देखे। अल्सर देखने के बाद ये नहीं पूछा कि आपका कोई सेंसेशन लॉस है कि कुछ है कि नहीं है, आपने सीधा उसे बोला नहीं तो अल्सर है। वहां से जल्दी जल्दी से जो है साइटोलॉजी कर ली, साइटोलॉजी करके उसकी स्लाइड बना करके पैथोलॉजिस्ट को भेज दिया, बोला भाई अल्सर है इसमें, क्या मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, मैलिग्नेंट लाइक अल्सर्स होते हैं। अब वो जो है उसके पास, मरीज के पास वो गए, मतलब डॉक्टर के पास गया, पैथोलॉजिस्ट के पास। पैथोलॉजिस्ट ने तो देखा नहीं मरीज को, बेचारे को मालूम भी नहीं है, तो उसने जो है स्लाइड देखी, उसमें बड़े बड़े सेल दिखाई पड़ रहे हैं, सारे तो कैंसर है। पेशेंट का पूरा पूरा ऑपरेशन हो गया, पेट काट दिया गया। और बाद में जब वो निकला हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी में कोई म्यूकोजा में इन्फिल्ट्रेशन नहीं। तो इस तरीके की ब्लंडर होती है। विटामिन B12 डेफिशिएंट पेशेंट अगर आपके पास आए तो हमेशा सबसे पहले उसकी साइकोलॉजी अगर देखना तो ये देखें कि सेल जो है उनमें भी मैच्योर दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, एक ये रीजन। फिर ओरल मैनिफेस्टेशन क्या क्या होते हैं? पहली चीज आपको ग्लेसाइटिस पता ही है, एंगुलर चिरोसिस पता है। उसके अलावा मैक्रोग्लोसिया, सूजन हो जाती है जीभ में, तो जीभ बहुत बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है। लाल एक तो हो जाती है और उसकी वजह से सूज जाती है, जिसकी वजह से आपको काफी बड़ी बड़ी जीभ दिखाई पड़ेगी। क्यों बड़ी हो जाती है? क्योंकि हर सेल का न्यूक्लियस बड़ा बड़ा है, तो उस वजह से मैक्रोग्लोसिया दिखाई पड़ेगा। फिर एक्ट्रोफिक ग्लोसाइटिस। एक्ट्रोफिक ग्लोसाइटिस मतलब कि जो आप देखते हो कि जीभ जो है सभी की, कभी छू करके देखना अपनी जीभ खुद और फील भी करके देखो, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ खुरदरापन है, वो खुरदरापन गायब हो जाता है। अगर जीभ में से तालू को छुआने पर खुरदरापन नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं एट्रोफिक ग्लोसाइटिस है, जिसका कि एक कारण बहुत बड़ा फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल मतलब हाथ पैर में जो है क्या होगा? नम्बनेस, टिंगलिंग, झंझनाहट। नम्बनेस मतलब सुन्नपन, झंझनाहट होगी। फिर थ्रोम्बोसिस, वीनस थ्रोम्बाई, आर्टीरियल थ्रोम्बाई बनने की चांसेस होगी। इसलिए B12 डेफिशिएंट पेशेंट में क्या होता है? वीनस थ्रोम्बाई और आर्टीरियल थ्रोम्बाई क्यों बनेगा? वीनस थ्रोम्बाई और आर्टीरियल थ्रोम्बाई क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? किसका लेवल ज्यादा है कि वीनस थ्रोम्बोसिस और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हो रही है? हाँ, होमोसिस्टीन का लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से वीनस थ्रोम्बस और आर्टीरियल थ्रोम्बाई फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो होमोसिस्टीन क्यों ज्यादा है तो मालूम ही है। ठीक है, फिर पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहली चीज तो मैक्रोसिटिक, आरबीसी का साइज नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैक्रोसिटिक सेल्स मिलेंगे। और इसका एक जो कैरेक्टरिस्टिक पैथोगोनोमिक फीचर है, पैथोगोनोमिक फीचर, वो क्या है? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, हाइपर सेगमेंटेड, WBC में है न्यूट्रोफिल्स। अगर स्लाइड आपने लगाई, मैं अभी आपको हेमेटोलॉजी के बारे में बता रहा हूं, अगर स्लाइड आपने लगाई और स्लाइड लगाने के बाद आपको एक दो न्यूट्रोफिल ऐसे दिख जाए जिनकी 6 से ज्यादा लोब्स दिख रही हैं न्यूट्रोफिल्स में, ठीक है, एक या दो ऐसे न्यूट्रोफिल्स दिख जाए जिसमें छह से ज्यादा लोब्स दिख रहे हैं, तो क्या मानेंगे आप उसको? आंख बंद करके आप सीधा सीधा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया लिख सकते हैं। अगर आपकी सोच की तरफ चल रही है, आंख बंद करके आप लिख सकते हैं मेगालोब्लास्टिक। ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो अच्छा, एक चीज और है, हीमोग्लोबिन कंटेंट का क्या होगा? HB या MCHC का क्या होगा इसमें? हीमोग्लोबिन का क्या होगा?
जो MCHC है बेसिकली मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, इसका क्या होगा? MCV तो आपका बढ़ जाएगा, ठीक। एक सेकंड, तो फिर MCHC का क्या होगा? नॉर्मल रहेगा या इंक्रीज भी कर सकता है, क्यों? नॉर्मल रहेगा या इंक्रीज भी कर सकता है, क्यों? साइज बढ़ रहा है, ये हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी तो हो नहीं रहा है, आयरन की डेफिशिएंसी तो है, तो इसमें क्या होगा? MCHC क्या होगा? उतना ही है, ठीक है। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन जो है उतने का उतना ही है, बल्कि ये भी हो सकता है कि ज्यादा भी हो जाता है। जितना भी बड़ा साइज है, साइज का साइज बड़ा है, सेल का साइज बड़ा है, सेल में अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन भी तो बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा? बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज, अच्छा MCH क्या होगा? बढ़ जाता है, मीन सेल हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाता है। एक चीज जो आपको मिलेगी वो मिलेगी पैनसाइटोपिनिया, सारी सेल बहुत कम है, पैनसाइटोपिनिया, ये PBS में मिलेगी। PBS में जब आप यहां से ब्लड निकालोगे तो पैनसाइटोपिनिया मतलब सारे सेल कम होंगे, ल्यूकोपीनिया भी होगा, ठीक है, और आपका प्लेटलेट भी कम होगा, सब कुछ कम होगा। पैनसाइटोपिनिया क्यों मिल रहा है? क्योंकि जो बन रहा है वो बाहर आने नहीं पा रहा है, इतना बेकार क्वालिटी का बन रहा है, वो पहले से उसको निपटा दिया जा रहा है। बॉडी जो उसको भाई बेकार की चीज है, उसको क्या फायदा बनने का? उसमें मैच्योरेशन तो कुछ है नहीं, किसी काम का भी नहीं है। कुछ सेल्स आ रहे हैं, वो भी मैच्योर सेल्स आ रहे हैं बाहर, उनका न्यूक्लियस के साथ आ रहे हैं, न्यूक्लिएटेड RBCs आ रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसको क्या करेंगे? उसको जो है बॉडी डंप करती चली जाती है, इस वजह से जो है धीमे धीमे करके पैनसाइटोपिनिया। इसका उलट बोन मैरो में उलट होगा। बोन मैरो में क्या होगा? हाइपरप्लेजिया, सेल लीनिएज बढ़ जाएगी, एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, बोन मैरो में एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, और रिवर्सल ऑफ, एक तो एरेथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया, दूसरा रिवर्सल ऑफ माइलॉइड एरेथ्रॉइड रेशियो, रिवर्सल ऑफ माइलॉइड टू एरेथ्रॉइड रेशियो, ठीक है। माइलॉइड टू एरेथ्रॉइड रेशियो का मतलब क्या हो गया? नॉर्मली जो है एरेथ्रॉइड क्या होता है? ज्यादा होता है ना, और एरेथ्रॉइड ज्यादा होता है, और माइलॉइड क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। लेकिन इसमें जो है क्या होने लगेगा? इसमें मामला पलटने लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर एक तो ये भी बता दिए हाइपर सेलुलर होगा, बोन मैरो हाइपर सेलुलर होगा, सेलुलरिटी काफी ज्यादा होगी बोन मैरो। रेटिकुलोसाइट क्या होंगे? इंक्रीज कर जाएंगे, रेटिकुलोसाइट आपकी इंक्रीज कर जाएंगे, और बाकी सारे सेल्स आपकी जो क्या होंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। आपको मेगैलोब्लास्ट दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, मेगैलोब्लास्ट। मेगैलोब्लास्ट क्या होता है? ऐसे सेल होते हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है। मेगैलोब्लास्ट ऐसे सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, जिसमें कि न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी मतलब कोई चीज सिंक्रोनाइज होनी चाहिए कि जिसकी जितनी एज है उतने हिसाब से वो अपना वो चलता जा रहा है। पता चला आपका साइटोप्लाज्म क्या है? इओसिनोफिलिक हो गया है, और लेकिन न्यूक्लियस छोटा होना चाहिए। अगर नॉर्मली क्या होता है? साइटोप्लाज्म जब बड़े सेल्स होते हैं, इमेच्योर सेल होते हैं, जब नया नया सेल आता है तो उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म कैसा दिखता है? साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, रेप्लिकेशन उसमें हो रहा होता है, बेसोफिलिक होता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी बेसोफिलिक होता है, लेकिन धीमे धीमे क्या होता है? जैसे जैसे ये मेच्योर करते जाते हैं, न्यूक्लियस छोटा होता चला जाता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो इओसिनोफिलिक होता है या एसिडोफिलिक होता चला जाता है, लाल होना स्टार्ट हो जाता है, एम्फोफिलिक देन इओसिनोफिलिक,
बेसोफिलिक से इयोसिनोफिलिक की तरफ जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म तो आपका इयोसिनोफिलिक पहुंच गया है, आप देखोगे तो पता चलेगा साइटोप्लाज्म आपका इयोसिनोफिलिक है, लेकिन जो न्यूक्लियस है वो आज भी अभी भी बेसोफिलिक लग रहा है। सीव लाइक न्यूक्लियस, छन्नी देखिए, छन्नी, छन्नी की तरह उसका आप न्यूक्लियस क्रोमेटिन देखोगे, सब क्रोमेटिन ऐसे खुले होते हैं और ऐसे लगेगा कोई छन्नी रख दी गई। तो इस तरीके का आपको मेगालोब्लास्ट दिखाई पड़ेंगे और बड़े बड़े सेल होते हैं जिसमें कि आपका और आपका जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, इयोसिनोफिलिक होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म आपका लाल होगा, होना बेसोफिलिक चाहिए वो भी उसके हिसाब से, लेकिन वो लाल होगा और वो अभी अपने बचपन में होगा न्यूक्लियस। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है इसमें। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यूज में आपकी विटामिन B12 की आना जरूरी है। विटामिन B12 की वैल्यू 180 से ऊपर होना चाहिए बस। ठीक है, क्या होता है विटामिन B12? फैट सॉल्युबल होता है कि वाटर सॉल्युबल होता है? सही बताओ, फैट सॉल्युबल होता है। विटामिन B12 फैट सॉल्युबल होता है। A, D, E, K and B12 all B complex except B12, सारे B complexes are water soluble except B12। A, D, E, K फैट सॉल्युबल होते हैं, B12 भी फैट सॉल्युबल होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है। कितने दिन में डिप्लीट होता है? अभी अगर तुम्हारा विटामिन B12 अगर मैं करवाऊं, अगर नॉर्मल है और मैं तुमको बोलूँ तुमको विटामिन B12 मैं नहीं दूंगा, तो कितने दिन तक मैं तुमको बिना विटामिन B12 पे रख सकता हूँ? हाँ, 3 से 4 साल। 3 से 4 साल। तो आपने अगर एक बार अपनी B12 की जांच कराई तो बार बार अगर डॉक्टर बोल रहा है कराने के लिए तो समझ जाइए फिर करा लीजिए। समझ जाइए सिलेंडर महंगा हो गया है और तेल के दाम भी। तो और लेकिन फोलिक एसिड जरूरी है। फोलिक एसिड जो है 3 से 4 महीने की बात होती है, 3 से 4 महीने में डिप्लीट कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। हाँ, इसके बाद